सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। बड़े ऐवान में आपोजिशन को शिकस्त हुई, उसके बाद एपीसी होने जा रही है इस्लामाबाद में, बड़े शहर में, ऐवाने में, और सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब भी खिताब करेंगे। और हुकूमत चाह रही है कि एक मफरूर वो खिताब कैसे करेंगे, लंदन से रोकने की कोशिश हो रही है। क्या ऑप्शन है अपोजिशन के पास? मजबूत है बहुत, सबसे ज्यादा अपोजिशन, लेकिन कमजोर नजर आ रही है। उनकी दुखती रग सबसे ज्यादा वो केसेस हैं नेब के, जिसके पीछे अपोजिशन का बार बार इल्जाम है कि हुकूमत उसके पीछे है। अब तो जहांगीर तरीन साहब ने भी कह दिया कि मैं भी पेश नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी बीमार हूं, मैं भी लंदन से नहीं आ सकता, मुझे भी बीमारी है। यह जिस्मानी बीमारी है या सियासी बीमारी है, सबको बीमारी है, बाहर चले जाते हैं, जब भी केसेस होते हैं तो इनको बीमारी याद आ जाती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, शर्म करो, हया करो। कराची के हवाले से, गैस के हवाले से, उसने जब कराची की आवाज बनी तो 24 घंटे ही नहीं गुजरे, माफी मांग ली। क्या दबाव था, क्या प्रेशर था उसके ऊपर, उन्होंने माफी मांग ली। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दाद दिए मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी है, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आप जरूर जवाब देंगे माफी के ऊपर। उसी के साथ मोहतरम जनाब मखदूम मोहसन साहब, जीडीए कोर कमेटी के मेंबर हैं, और मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ रिदा सैफी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। माफी क्यों मांगी, क्या प्रेशर था, क्या दबाव था, किस वजह से कराची की आवाज बने, पीछे हट गए, कहां से प्रेशर आया? आप तो जमहूरी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इम्तियाज मीर, आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक हमारा अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब का उन सियासतदानों में से ताल्लुक़ है जो हमेशा एक आइडियोलॉजी की बात करते हैं और हमेशा एक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा कराची की आवाज़ उठाई, और जो देखें हम 14 MNAs और 28 MPAs हैं, तो हमें कराची की आवाज़ बननी है, कराची का मैंडेट हमें दिया है। कल सुई सदन का जो कि एक फेडरल इदारा है, गैस के इश्यूज कराची में, और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को क्रेडिट दें कि हम कराची के जो इश्यूज हैं वो उठा रहे हैं और आवाज़ बन रहे हैं, कराची की आवाज़ बन रहे हैं। अगर किसी इदारे में खराबी है और वो इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी देंगे। जो वो अल्फाज बोलने चाह रहे थे उमर अयूब साहब के लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया। वो ये बताना चाह रहे थे कि पावर मिनिस्ट्री हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हैं, फिर भी कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो उन्होंने बात की। माफी किस चीज पे मांगी गई, माफी किस चीज? जो उनके जो अल्फाज थे वो अल्फाज शायद वो उनके जज्बात से निकल गए, या जो थे जिस पे हमारे कुछ लोगों के, हमारे जो पार्टी के लोगों के, वो कहना वो सब है ना, वो दुखी हुए। तो उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने माफ़ी मांगी, और वो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक ही लीडर हैं जो इमरान खान साहब हैं, और मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फिरदौस शमीम साहब जो हया करें, शर्म करें, वो इमरान खान साहब को कह रहे थे। वो उन्होंने यही बात थी, वो उन्होंने बात की थी सुई सदन के उस अमले के लिए कि जो उन्होंने बात कर रहे थे कि अभी भी हमें शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ कनेक्शंस में रिश्वतें ली जा रही हैं, या कनेक्शंस या जो जायज़ काम है वो नहीं हो रहे। तो हम तो कराची के लिए, आवाम के लिए खड़े। कराची इलेक्ट्रिक का जब लोड शेडिंग हो रही थी तो हम प्रोटेस्ट में थे, हम थे ना प्रोटेस्ट में। तो यही तो तब्दीली है, और यही तो हुकूमत एहतजाज करती है, हुकूमत एहतजाज, गवर्नर एहतजाज, मिनिस्टर एहतजाज, असद उमर एहतजाज। बात एहतजाज की नहीं है, बात है हुकूक की, बात है राइट्स की। यही डिफरेंस है हमारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और PMLN में। हम तो कराची की आवाज बनेंगे, जो कराची के इश्यूज है वो हम हर फोरम पे उठाएंगे। सर और ये किस तरह हुकूमत किस तरह एहतजाज करती है? हम एहतजाज की बात नहीं है कि जो चीजें हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कराची के लोगों को। देखें, हमने कराची को ओनरशिप दी है। नहीं, कहां ओनरशिप, कहां कोई एक मसला हल किया कराची का? अभी मैं आपको बताता हूँ, पिछले 30 साल में
कराची को किसी ओनरशिप नहीं दी, हमने कराची को ओनरशिप दी है जो हमें मैंडेट मिला ठीक है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस और लोगों की उम्मीदें सिर्फ पाकिस्तान तहरीके मैं आता हूं आपके इत्तेहादी जीडीए के बड़े कोर कमेटी के मेंबर मखदूम मोहसिन साहब, क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने मसाइल हल किए हैं कराची के? आपको लग रहा है कोई एक कमिटमेंट इस गवर्नमेंट ने पूरी की हो? 2 साल का अरसा आपके सामने मखदूम साहब, गवर्नमेंट के वादे, माफी मांग ली, कागजी शेर बने थे जो है फिरदौस शमीम साहब, 24 घंटे के अंदर माफी मांग ली। कराची आपके सामने है, गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट एहतजाज करे, गवर्नर साहब चले गए, असद उमर साहब चले गए, एहतजाज किया, सब कुछ हुआ, मसाइल हल नहीं हो, क्या कहेंगे मखदूम साहब? मीर साहब, बात यह है कि जब तक हमारे रवैयों में, हमारे मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी तब तक हम मसलों के हल की तरफ नहीं जाएंगे। आप एक चीज़, एक आप पीटीआई के से वाबस्ता एक लीडर की बात कर रहे हैं, ठीक, दूसरी तरफ 3 ये तो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, लेकिन एक जो 3 दफ़ा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के और ख़ुद को भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है 2 दिन पहले, अफसोसनाक वाक़े पे स्टेटमेंट दी है कि जिस मोटरवे पे ये सानिया हुआ वो मोटरवे हमने बनाया। यार, और फिर रात को माजरत कर लेते हैं। अब ये जो पीटीआई के रहनुमा है उन्होंने भी परसों स्टेटमेंट दी, फिर कल माजरत कर ली। मैं कहता हूं हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए और अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर हमें उस पर खड़ा रहना चाहिए। बात करके स्टेटमेंट दे दे के, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट से वाबस्ता नुमाइंदे, हम इनके अलाइज हैं, देखिए हम भी जवाबदार हैं, हमने मिलकर काम किया, लेकिन अब हम लोगों को, अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जीडीए भी ये समझ रही है, जीडीए बिल्कुल ये समझती, हम नाकाम गए 2 साल के अंदर। देखें, अभी 2 साल के अंदर हम नहीं कह सकते कि कोई गवर्नमेंट कामयाब है या नाकाम है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस किस तरह है 2 साल की आपके सामने। लेकिन अभी अलार्मिंग सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि ये डिलीवर करें, ये काम करें। 2 साल हैं, बाकी बकाया जो 2 से 3 साल हैं, हमें अपने हलकों में जाना है, इन्हें भी लोगों की तरफ जाना है। अब 2008 से लेकर 13 तक पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उनके बाद वो अब एक सूबे और एक सूबे में भी इंटीरियर सिंध के तक महदूद रह गई है वो पार्टी। वो इन्हीं रवैयों की वजह से पीटीआई को लोग एक अल्टरनेट समझते थे नेशनल लेवल की तरफ से। हम लोग तो वो थे जिन्होंने इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को compete किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी करते आ रहे हैं, हम अपने हिसाब से हम सर्वाइव भी करते आ रहे हैं। लेकिन एक नेशनल लेवल पे, एक फेडरल लेवल पे वी नीड समवन जो एक नेशनल लेवल की पार्टी हो। हम पीटीआई को उस तरफ देख रहे थे, लेकिन अफसोस के साथ, और ये कहते हुए मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि हम ये करने में नाकाम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इस चीज़ पर सीरियस हों और पिछले 2 साल में कुछ इस तरह से डिलीवर करें ताकि कुछ अवाम के सामने एटलीस्ट मुंह दिखाने के काबिल तो रहें। मैडम, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह थी कि फिरदौस शमीम साहब ने माजरत कर ली, माफी मांग ली? क्या वजह थी? और एहतजाज वफाकी हुकूमत करे, क्या लग रहा है आपको? थैंक यू सो वेरी मच इम्तियाज फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जो है वो उनको माफ़ी मांगना पड़ी। मुझे तो लगता है कि वो प्रेशराइज हैं, ठीक है, अंडर प्रेशर आ गए हैं। और चूँकि उन्होंने जिस तरह की माफ़ी मांगी, उसमें आपने देखा ही होगा जो उन्होंने ट्वीट भी किया, उसमें लिखा हुआ था, जो पोस्ट डाला उन्होंने माफ़ी का, कि मैं इंसाफियन से माफ़ी मांगता हूँ कि उनकी दिलाजारी हुई हो उनको, यानी कि पीछे से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने क्यों पार्टी के खिलाफ या क्यों राइट बात पे जो है अपने लोगों के खिलाफ जो है वो माफ़ी मांगी है। ये अल्टीमेटली इसी तरह की सिनेरियो और सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि अगर लोगों को एहसास होता अल्टीमेटली अपर पोजीशन पे, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर को वाकई इस बात का, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट के सईद अवैस शाह साहब हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। शाह साहब, आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग के ऊपर आपको पता है फिरदौस शमीम साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, हया करो, शर्म करो, कयादत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब देखिए, फिरदौस शमीम साहब ने जिस तरह बोला तो मैंने जब वो सुना मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिर 2 साल के बाद
फिरदौस शमीम नकवी को कराची के लोगों का ख्याल आ ही गया। यहाँ पे उन लोगों का जो देख रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ कि कब वो उनके मसाइल हल करेगी, जो वफाकी हुकूमत से प्रिटेंड करते हैं केईसी की लोड शेडिंग, उनकी केईसी के जो हालात कराची के साथ रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, वो सबके सामने हैं। अब लोड शेडिंग, और इस सीजन में लोड शेडिंग, हमेशा सर्दियों में लोड शेडिंग होती है जब गैस कंप्रेस होती है। इस सीजन में लोड शेडिंग आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, और ये भी वो लोड शेडिंग जिसका कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। इस हमारे कराची के लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं। चले ऐसे में फिरदौस शमीम नकवी ने बहुत जारियाना अंदाज में बात की, अपने वजीर आजम को पहली मरतबा शर्म दिलाया, अपने मिनिस्टरों को पहली मरतबा ताना दिया कि वो शर्म करो, हया करो, कुछ ख्याल करो, इस शहर का कुछ ख्याल करो, गैस की लोड शेडिंग का कुछ आपको ही करना है, और वफाक के साथ ये काम होता है। लेकिन उस वक्त उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ कि कुछ ही देर के बाद ट्विटर पे माफी मांग ली गई। अब ये केस मैं कराची के लोगों के सामने रखता हूँ, और आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सबको इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा अब देख लें और आंखें खोल के देख लें कि उनके लिए बात कौन करता है और उनसे मजाक कौन करता है। सही सर। दूसरी एपीसी के हवाले से क्या ऑप्शंस इस्तेमाल हो सकते हैं? इस्तीफाओं पे जाएंगे, एहतजाज करेंगे, तहरीक चलेगी? क्योंकि आप तो मेजॉरिटी के अंदर थे, असेंबली के अंदर, फिर क्या हुआ? वहां भी तो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सके। देखिए, ऐसे भी एपीसीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एक एपीसी करना चाहिए, एपीसी हुई, बात हुई इकोनॉमी पे, उसके बाद हमने कश्मीर इशू पे एपीसी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी भी कोई ऐसी एपीसी कॉल नहीं की जो गैर जमहूरी की तरफ लिख जाए, जो उस रास्ते पे चले जहाँ पे जमहूर को खतरा हो। हमने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत इस मुल्क में कायम व दायम रहे। हालांकि 2018 के इलेक्शन में बहुत रिजर्वेशन थी सबको, जिसके तौर पे ये सिलेक्टेड आके इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए। उसके बाद भी हमने उसको एक्सेप्ट किया कि जमहूरियत को डीरेल ना किया जाए। इस वक्त जो एपीसी हो रही है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि अब हमारी ना बात सुनी जा रही है, ना हमसे बात की जा रही है। अगर हम किसी नेशनल कॉज के लिए बोलते हैं, इस मुल्क के लिए बोलते हैं, फिर भी हमें वही गालम गलोच, वही धमकियां और वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो माजी में कभी किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किए पॉलिटिशियंस के लिए। इस वक्त तो सो कॉल्ड सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है जो कभी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कल परसों आपने देखा कि खुद वजीर आजम पाकिस्तान ने इसाक डार साहब के वालिद साहब की बात। क्या वजीर आजम पाकिस्तान को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात अच्छी लगती है कि वो किसी के बाप के बारे में बात करें, या अगर वजीर आजम साहब के बारे में किसी उनके वालिद साहब के बारे में अगर कोई बात करे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? देखिए, हम हर वो ऑप्शन अपनाएंगे। सबसे पहले तो एपीसी इस वक्त हो रही है, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान की सब अपोजिशन पार्टीज को कि इन हालात में वो मिल के बैठ रहे हैं, वो मुल्क के बारे में उन्होंने सोचा है, और आगे जो भी लाहेअमल बनेगा उसका 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी शाह साहब। मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आपने बात खत्म नहीं की थी, आप आएंगे। पहले तो आप फिरदौस शमीम साहब की बात खत्म करें। मैंने जी इसको ये कि देखें, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जिस तरह से नदीम माबर साहब का और उमर अयूब साहब का भी नाम लिया था, तो होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन से कोई एक्शन होता और इसके ऊपर कोई काम किया जाता। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्शन लेने के बजाय हमने देखा उल्टा फिरदौस शमीम नकवी साहब को ही माफ़ी मांगनी पड़ी, और ऐसा तासुर उससे इस तरह का आया उल्टा कि जैसे कि उन्होंने जो है कहते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशराइज करके उनसे माफ़ी मंगवाई गई है। दूसरी चीज़, अभी एपीसी की बात कर रहे थे उवैस शाह साहब, आप अभी मैं हैरान हूँ कि ये एपीसी की बात भी किस तरह से कर रहे हैं। माजी में जो एपीसी इन लोगों ने बुलाई उसका क्या नतीजा निकला, वो एपीसी कितनी कामयाब हुई, वो मेरे और आपके सबके सामने। और प्लस लेकिन ये मुख्तलिफ एपीसी है, इसमें मरियम नवाज भी आ रही हैं, इसमें नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे, तो इसमें आने दे टाइमिंग थोड़ा सा, आपको पता है 2 साल के बाद एपीसी। परसों क्या हुआ है असेंबली में, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, किसने कमाल दिखाया? किसने कमाल दिखाया? 16 अरकान गायब थे ऑपोजिशन के, ठीक है, नेशनल असेंबली से, और तकरीबन 17 से 18 सेनेटर्स गायब थे सेनेट में से। तो आप मुझे बताइए कि ऑपोजिशन की अपनी सफों में जब लोग उनके साथ एक पेज पे नहीं है तो वो कैसे मजबूती से कुछ कर सकेंगे? हेरा फेरी हुई गिनती में। देखिए ये किसने हेरा फेरी की? देखिए, सेनेट में भी जिस तरह से मैनेज्ड हुआ,
ठीक है, सेनेट में जिस तरह से मैनेज हुआ, ये किसने किया? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई संजरानी साहब के खिलाफ उस वक्त भी। और नहीं देखिए किसने किया, तो सवाल नेक्स्ट है कौन कौन लोग शामिल थे। बिलावल साहब ने कहा था उस वक्त भी कि जो जो सेनेटर्स शामिल हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई हुई? आज आप मुझे बता दीजिए, इतने महीने गुजर गए, कोई कार्रवाई हुई? अभी भी 2-3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई हुई? सिर्फ शोर मचा, उसके बाद कुछ हासिल हुसूल नहीं है। सर जी, 2-3 चीजें आपकी तरफ आई हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मान भी नहीं रहे। और तो ये जुल्फिकार शाह जो है मेरे कुलीग, अवैध शाह साहब, उवैस शाह जो है ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री चलती नहीं है। पहले रिदा का जवाब दे दें आप। मैं रिदा की बात पे भी आता हूँ। वो उवैस शाह ने जो बात की, अपनी मिनिस्ट्री चलती नहीं है, बात करते हैं हुकूमत गिराने की। ये जो एपीसी है ना, आईनी तरीके से कह रहे हैं, गैर जमहूरी तरीके से नहीं, गैर आईनी तरीके से नहीं। मैं एपीसी में जब इनकी 2 साल पहले एक पता नहीं कोई लॉन्ग मार्च हुई थी, मैं तब से कह रहा हूं। इनकी लॉन्ग मार्च नहीं हुई थी, मौलाना फजल रहमान की। उसमें पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, उसी तरह नहीं थी सर। बिलावल साहब गए थे, वो गए थे, बिल्कुल गए थे ना। मेरी बात सुने मेरा भाई, ये कोई एपीसी नहीं है। और एक डर क्यों है, खौफ क्यों है? 1 पॉइंट एजेंडा। आज आपके स्टेटमेंट कितने हैं? बात तो सुन ले, हाँ। पूरी बात तो सुन ले अब। लेट मी कंप्लीट, फिर दूसरा सवाल करें। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो इनकी फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, जिस तरह इन्होंने पॉलिटिकल डायनेस्टी बनाई हुई है, उसको बचाना है। ब्रेक के बाद आता हूं। अगर ये कहते हैं कि एपीसी नाकाम है, कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर डर क्यों है, खौफ क्यों है? नवाज शरीफ को खिताब करने के लिए बड़े तरीके अपनाए जा रहे हैं कि वो खिताब नहीं करें। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम इकराम। हाँ जी, अगर खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो आप खिताब करने नहीं दे रहे। देखिए इम्तियाज साहब, इसमें पहले 2-3 चीजें समझने वाली हैं कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड डिस्क्वालिफाइड करप्ट सबका प्राइम मिनिस्टर है। और आपके सुप्रीम कोर्ट ने और आपके जो दूसरे कोर्ट्स ने उनको मुजरिम करार दिया है। बेल लेके गए थे कि मैं अपना इलाज करके वापस आऊँगा, अभी तक नहीं पता कि क्या इलाज करा है। तो मेरी तो उनको एक एडवाइस होगी कि वो, क्योंकि अब तो एब्सकॉन्डर के हो गए हैं, उनके वारंट्स भी है ना इशू हो गए हैं, पाकिस्तान आए और जो उनकी जो जेल में जो बाकी जो सज़ा बाकी है वो जेल जाए और वहाँ पे अपनी सज़ा पूरी करें, क्योंकि वो तो अब सर्टिफाइड मुजरिम है। आपने जाने क्यों दिया उसको? अच्छा, दूसरी बात क्या वजह थी? आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, इसी पे भी आ रहा हूँ। मुझे पता था कि आप ये सवाल क्यों नहीं करूंगा। किस तरह लाएंगे वापस उसको? देखें, इमरान खान पछता रहे हैं। अदालत का पूरा ऑर्डर था। अदालत ने कहा कि आप गारंटी लेते हैं कि अगर ये लंदन नहीं जाते इलाज के लिए, तो फिर आप अदालत पे डाल दिया। क्यों अदालत के ऑर्डर्स पे गए? और आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मीडिया इंडस्ट्री से पूछता हूं, एंकर से पूछता हूं, जो हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में उनके प्लेटलेट्स की अपडेट दे रहे थे, और बड़े बड़े एंकर्स कह रहे थे कि अगर उनको नहीं जाने दिया तो वो उनकी जान को खतरा है, वो शायद जान की बाजी हार जाए। वो कहाँ है? वो आज नवाज शरीफ साहब से सवाल रिदा सैफी साहिबा, इन्होंने मुझसे सवाल किया है, एक एंकर से सवाल किया, इसका जवाब मैं इसको देता हूं। नहीं, इनको सारी उम्र याद रहेगा जवाब मेरा। मुझे बताएं, मुझे जवाब ले लें, मुझसे जवाब तो ले लें, मुझसे जवाब ले लेना। आपने एंकर से जवाब मांगा है, आप मुझसे जवाब मांगे, आप मुझसे चलो जवाब दें, मुझे जवाब देखें, देखो जवाब इसी में जवाब ले लें, इसी में जवाब ले लें। आपने एंकर से जवाब मांगा, आपने अपने वजीर आजम से जवाब नहीं मांगा। जिसको रिपोर्ट दिखाई गई उसने कहा हाँ ये रिपोर्ट सही है। जिसने अपनी हॉस्पिटल का शौकत खानम का डॉक्टर भेजा, वो नवाज शरीफ को चेक करके आके इमरान खान को बताया कि खान साहब ये चीजें सही है, उसके बाद आपने जाने दिया उसको। और अच्छी बात की इम्तियाज भाई, आपने मेरी पूरी बात ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी तो आप सवाल किस तरह कर रहे हैं? पहले मेरी बात सुन ले, पहले यार आपने मेरा जवाब सुन लिया, अभी आए आप, पहले मेरी बात जवाब आए, अभी आए कि आज वो एंकर्स पूछे कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स क्या हैं, उन्होंने जो कितने महीने हो गए लंदन में है, क्या इलाज करवाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाकी हुकूमत उनको कहती है कि जो आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आप शेयर करें, वो रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं करते। उस वक्त की जो रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे अदालती हुक्म और ह्यूमैनिटरी बेसिस पे उनको बाहर जाने दिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो वहां पे कोई सवाल ही, इलाज ही नहीं करवाया। और आज है ना वो जो गए, और अभी भी मैं कहता हूं ना कि वो कहते हैं कि मैं ना खिताब करूंगा, तो क्या अब इनकी तबीयत ने इजाजत दे दी है? क्या इनके चलो ये सवाल आपका फेयर है ना? अगर अच्छा, और मैं एक आखिरी बात करूंगा, एक और भी पाकिस्तान के रहनुमा थे
जो लंदन से टेलीफोनिक खिताब जिसकी करते पार्टी रहते हैं, आपके साथ इत्तेहादी है। वो तो बाद में उन्होंने भी हाँ। उनको डिसोन किया ना। हाँ, डिसोन। ठीक है ना, क्या अब वो नवाज शरीफ साहब का भी वही हाल होता है? तो ठीक है, मखदूम साहब आपकी तरफ आऊंगा। मखदूम साहब, आपको पता है पूरी कहानी का, नवाज शरीफ कैसे गए, किस तरह गए, सब कुछ गए, किसकी इजाजत के साथ गए, पार्टी ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, इनके डॉक्टर्स ने क्या कहा, इनके वुज़रा ने क्या कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा, सब चीजें हमारे पास हैं, एक एक चीज हमें पता है इन गवर्नमेंट के बारे में। अब अगर खिताब कर रहे हैं, इनको क्या खौफ है, क्या डर है एक किताब से, एपीसी से, इतनी ताकतवर गवर्नमेंट, क्या आप क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, बात यह है कि मियाँ साहब कल खिताब करने वाले हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ खिताब करने के वक्त उनकी प्लेटलेट्स ठीक हैं। हाँ। अदालत में पेश होने के वक्त उनकी प्लेटलेट्स का इशू आ जाता है, हेल्थ का इशू आ जाता है, ठीक। सिंध की अगर आप बात कर लें, मैं टू बी हॉनेस्ट, हम जब तक एक दूसरे को सच नहीं कहेंगे, हम अपने आप को भी सच नहीं कहेंगे, तब तक हम हल की तरफ नहीं जा पाएंगे। देखें, पीटीआई के इंडिविजुअल्स बैठकर करते हैं कि बात करते हैं कि हम डिलीवर नहीं कर सकते, वो एहतजाज करते हैं। एहतजाज करना इनका काम नहीं है। हाँ, सिंध में, इंटीरियर सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो हम लोगों का काम है सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा करना, एहतजाज करना। PMLN का काम है एहतजाज करना, लेकिन पीटीआई का काम एहतजाज करना नहीं है। उनका 2 सूबों में गवर्नमेंट्स है, उनकी फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। अगर ये एहतजाज करेंगे, मुझे आप बताएं, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, एपीसी में पार्ट ले रही है, मियाँ साहब भी एपीसी में खिताब करेंगे, पीटीआई वाले भी कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, हम एहतजाज करते हैं। मुझे आप ये बताएं, फिर काम कौन करेगा? ये किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले एपीसी में कल बुला रहे हैं, सिंध में क्या किया उन्होंने? सिंध गवर्नमेंट का जवाब दें। 12 साल से सिंध में उनकी गवर्नमेंट, उनका जवाब दें। पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, भाई जवाब दें। पर उनको एक एडवांटेज जरूर है, एक वो इनएक्सपीरियंस्ड है, सेकंड थिंग उनके पास 3 साल और हैं। लेकिन 3 साल के बाद अगर आज तक जो उनकी कारकर्दगी रही है पीटीआई के लिए भी मैं समझता हूं तबाहकुन है। और हम अलाइज जो हैं, हमें भी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि या तो इनको हमें क्लियर कट मौक़िफ़ अपना दे देना चाहिए, वो हम दे भी चुके हैं, हमें दे देना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। यानी कि पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ था ये नाअहल है, जीडीए का भी मौकिफ यही है कि नाअहल है। देखें, अभी तक की जो इनकी परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ नहीं है और तसल्ली बख्श भी नहीं है, लेकिन इनके पास अभी भी टाइम है, 2 साल इनके पास हैं। आई थिंक आप ज्यादा समझते हैं। मैडम, आपकी तरफ जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एंकर्स जो थे, प्लेटलेट्स कम हुए, ज्यादा हुए, मियां साहब को कुछ हो जाएगा, एक बड़ा सान्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जाने दें, इंसानियत के लिए सब कुछ। क्या इस स्टेटमेंट्स पे इन्होंने उनको जाने दिया कि भाई एंकर्स कह रहे हैं, कि भाई प्रोग्राम्स कर रहे हैं, रिदा सैफी साहब, इम्तियाज मीर, सब टॉक शोज चल रहे हैं, जाने दे, खुदा का वास्ता है जाने दे इनको मियां साहब। क्या इस कहने पे इन्होंने जाने दिया? ईमानदार ना आप बताएं। अगर ये बात होती ना कि एंकर्स जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं और इस मामले पे जाने दिया है, तो आपको याद होगा कि कुलसूम नवाज साहिबा का जो वहाँ किस तरह वो डेथ बेड पे थी और मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब आए और फिर वहाँ पे उनकी जिस तरह से डेथ हुई, that was set dilemma in the history, in the political history of Pakistan. That's also been marked and we all have been seen that. The another thing is कि देखिए इन्होंने खुद भेजा, और इस बात को मैं आपसे उस वक्त भी ये कह रही थी कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जो इससे पहले जस्टिस गुजार साहब से पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद खड़े होकर कहा था, आपको याद होगा जब ये बहस छिड़ी के जी इन्होंने भेजा, अदालतों ने, वज़ीर आज़म कहे थे अदालत ने भेजा, वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म, तो फिर उन्होंने क्लियर किया, कैटेगोरिकली खड़े होकर उन्होंने जब जाते जाते आखिरी अपना खिताब किया तो उस एड्रेस में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने भेजा है, हमने नहीं भेजा नवाज शरीफ साहब को बाहर। तो ये उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कोई उसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया, यानी कि उस बात को रद्द नहीं किया। इवेंचुअली ना उन्होंने, ना उनके किसी मिनिस्टर ने, ना किसी पार्टी के वफाकी काबीना के मिनिस्टर ने किया, ना ही स्पोक पर्सन ने, ना ही उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। जब ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया, इट मीन्स खामोशी हो गई बिल्कुल। इट मीन्स कि तो उन्होंने अग्री कर लिया कि जो कोर्ट कह रही है, जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मोजेस, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उस बोर्ड का हिस्सा डॉक्टर फैसल भी हैं, ठीक है, उस बोर्ड का हिस्सा
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी मिनिस्टर हैं। हैं। अभी 3-4 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल फेटअप मामला, उससे पहले आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब हैज गिवन दी स्टेटमेंट पर्टिकुलरली कि भाई उस बोर्ड में जो है सबको लटका दो, यास्मीन राशिद को भी लटका दो। उन्होंने प्रॉपरली ये कहा कि भाई उनके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें और जी उनको सजा करें। शेख रशीद ने कहा इमरान खान साहब पछता रहे हैं, नवाज शरीफ बाहर गए। हाँ। ये शेख रशीद साहब ने कहा है। अब शेख रशीद साहब ने तो फेटअप के मामले पे भी क्या कहा आपके सामने, हाँ। ठीक है। शेख रशीद साहब के तो अब स्टेटमेंट्स बिल्कुल पलटे हुए आ रहे हैं जैसे हवाओं का रुख बदलने वाला है, ठीक है। और उनको चीजों का बहुत अच्छे से पहले से वो प्रिटेंड करते हैं कि इल्म है जैसे। दूसरी चीज ये कि अभी मैं हैरान हूं कि फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि जी वो वहां से बैठ के सियासी और रियासत वाली मामलात में दखल दें। भाई वो वर्चुअल आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप कैसे उनको रोक लेंगे? मेरी समझ से बालातर है कि जो ये बात कर रहे हैं हुकूमत के नुमाइंदे मुख्तलिफ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये हम माजी में भी देखता है कि बातें बड़ी बड़ी होती हैं और एट द एंड ऑफ द डे क्या निकलता है उसका नतीजा वो मैं भी देख रही हूँ हर मामले में, आप भी एक मुझे और सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं, इनके दौर में, इनकी हुकूमत में 2 साल में आपके सामने अवामी फ्रंट पे क्या हुआ है आपको खुद पता है। मैं 2 चीजें पूछता हूं, महंगाई और बेरोजगारी इनसे पूछता हूं हमेशा। हाँ। और चीजें छोड़ दें क्योंकि ये बड़े टेक्निकल हैं, चीजें बता देते हैं, हर चीज मुझसे हमेशा कहते हैं यही सवाल करते हैं। एक चीज मुझे आप बताएं, इनके दौर में विक्टिमाइजेशन बढ़ी है कम हुई है अपोजिशन की? देखिए मैं आपको एक बात ही बताऊं कि माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया, मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं सीखा। ये दोनों के खिलाफ कर रही है ना। ये हम ये सोचते थे, चूंकि जाहिर सी बात है हम देखते हुए आ रहे हैं कि अब रियलाइज हो रहा है उन दोनों को कि जी शायद हम उस टाइम पे ये कर लेते, शायद हम, वो एक कहता है कि शायद हम नैब का कानून ख़त्म कर देते, हमारे पास अक्सरियत थी। एक कहता है कि भाई शायद हमने जो है वो और भी चीज़ें कर ली होती तो ये आज को ये दिन ना देखने पड़ते। मैं ये समझती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब शायद इक़्तिदार में आएगी तो परहैप्स एट सर्टेन लेवल, एट सर्टेन एक्सटेंट वो सीखेंगे माजी की गलतियों से कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गई। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ, खासतौर पे जो परसों हुआ है ना, देखें आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा काफ़ी दिन तक। फेटअप वाला मामला जो हुआ है उसकी आड़ में जो हुआ है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इन्होंने क्या क्या किया है उसकी आड़ में। और मैं हैरान हूँ कि जब ये हुकूमत से जाएंगे और जब वो चीज़ें इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होंगी और जब इनको एहसास होगा और जब ये भी रियलाइज कर रहे होंगे तो फिर क्या मनाजिर होंगे वो। ये सोच कर ही मैं हैरान हूं कि अब जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जितनी ज्यादा मजबूर, लाचार, बेबस है इस वक्त, वो उससे ज्यादा इनका कहीं हाल होगा। ठीक है सर, ये समझ नहीं पा रहे सर। बड़ा एक रेलेवेंट टॉपिक इन्होंने छेड़ा है, लेकिन मुझे इनकी सोच और इनकी ओपिनियन देख के मुझे हैरान भी हैरान भी हुआ। अभी आप हैरान हो रहे हैं, आगे जाके आपको परेशान होंगे, आगे जाके आपको कंप्लीट करने दें इनको अपना आदेश, ठीक है, कंप्लीट करें। वो लोग जिन्होंने FATF की जो लेजिस्लेशन थी, जो बिल की मुखालिफत की, वो आज कौम के गद्दार हैं। गद्दार हैं जी। FATF में था क्या? मनी लॉन्ड्रिंग, जो आपके जो पाकिस्तान में 30 साल से एक आपके ऊपर एक इल्जाम डाला जा रहा था कि हम फाइनेंशियल टेररिज्म करते हैं, हम हर चीज में जो मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है पाकिस्तान का। मुझे एक बात बताएं, रिदा बताएं कि ये ग्रे लिस्ट हमारी हुकूमत में नहीं, ये तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप क्रेडिट दें कि हमने लेजिस्लेशन की, बरवक्त इक़दाम किए, पाकिस्तान का केस लड़ा और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट रिव्यू है उसमें हम ग्रे से वाइट लिस्ट में आएंगे। आपको पता ही है अगर लेजिस्लेशन ना होती तो पाकिस्तान का हाल क्या होता? जब अगर ब्लैक लिस्ट, आपको पता है ब्लैक लिस्ट के रिपरकशंस क्या है? आपको पता है ब्लैक लिस्ट होने से क्या आपके मुल्क का नुकसान होता है? बहुत हद से ज्यादा। क्या नुकसान होता है? और अच्छा, और इन्होंने FATF की लेजिस्लेशन लिंक कर दी नैब के कानून से कि ये आप 34 तरामीम जो हैं, ये जो नैब के कानून में है इसमें चेंजेस कर दें तो हम आपको FATF पे सपोर्ट करते हैं, वरना नहीं करें। ऑपोजिशन की जो तमाम जो मिक्स अचार पार्टी है वो तो एक्सपोज हो गई।
कौम को पता सर, चल मुझे गया, एक सवाल करने कौम दो। को एक पता सवाल चल करने गया कि कौन प्रो पाकिस्तान है, कौन एंटी पाकिस्तान है, और कौन जो बाहर की जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनको सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को कौन डैमेज करता है। इसमें आप कितने महीने बंदे को उठा सकते हैं? आपके पास वारंट के बगैर आप उठा सकते हैं, इन्फॉर्म करने के बगैर आप बंदे को उठा सकते हैं। कितने महीने आप बंदे को अपने पास रख सकते हैं? किसकी आड़ में आप रख सकते हैं? करोड़ रुपए की करप्शन में कोई नहीं पूछ सकता, 1 करोड़ से ऊपर की करप्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं। सर ये देखिए, भी है सर इसमें बिलाल आप साहब, देखें, 34 आप सर आप इसको छेड़ेंगे तो हम दूर तक जाएंगे। दूर तक जाएंगे, इसमें बात होनी चाहिए। खोल ले और पूछ ले इनसे। और ये बात बताएं कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी जो है इन लोगों ने ये उसकी बात नहीं है, उन्होंने ये उनकी बात नहीं है। फेटेफ ने कब कहा है कि आप उठा लें 40 दिन तक मुझे के एक बात बंदे बताएं, को, वारंट उसमें भी ना है हो। ही नहीं, ये कब उसमें कहा है ही फेटेफ ने? नहीं, उसमें है आपके इंतज़ार ठीक है, करके मखदूम बात मखदूम साहब, है। एक चीज मखदूम साहब, रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है मखदूम साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। एक चीज, इनके दौर में आप एक न्यूट्रल एक चीज होकर देखें, विक्टिमाइजेशन बढ़ी है कम है? इनके दौर में सबका एहतसाब हो रहा है। मखदूम साहब आप क्या कहेंगे? देखें जी, एहतसाब तो हो रहा है लेकिन सबका एहतसाब नहीं हो रहा। थिंग इज दैट कि एक बंदे के हाथ में डिसीजन नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं, इनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ और है। सो एक शख्स के अंदर इनके साथ प्रॉब्लम इज दैट, मेन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनको बोलना सोच समझ के चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिस कमिटमेंट्स की बिफोर इलेक्शंस। हमें बात वो करनी चाहिए जिस बात को हम अमली पजामा पहना सकें, जिस बात पे हम अमलन इंप्लीमेंट कर सकें। जैसे इन्होंने कहा 50 लाख घर मिलेंगे, करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ठीक, ओवर कमिटमेंट करके। ओवर कमिटमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटीआई, सिर्फ पीटीआई को आप साइड में रखें, आप हर किसी पे आ जाएं। हमारे सूबे की तो बदकिस्मती, देखिए पंजाब केपीके का जो पब्लिक है वो इज्तिमाई काम देखती है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इज्तिमाई 1-2 काम कर जाएं, उनकी मेंटालिटी है कि इज्तिमाई मैं कुछ डिलीवर कर लूं। अगर इज्तिमाई काम कर लें, सपोज 1-2 करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ लिया, कोई सीपैक जैसा या कोई XYZ, कोई भी लोड शेडिंग खत्म कर दिया, XYZ कुछ भी कर दिया, पंजाब के लोग केपीके के वोट आपको वोट करेंगे। लेकिन इंटीरियर सिंध के लोग, इससे कराची के लोग और बलोचिस्तान के लोग, जब तक आप उनको इंफरादी तौर पे आप उनको फेवर्स नहीं देंगे, तब तक वो उस चीज से नहीं निकलेंगे। हमें उस चीज सोच से निकलना चाहिए। सबसे पहले तो आवाम को सोचना चाहिए। सर एक सबसे बड़ा सवाल यहां जी, सिंध के अंदर जी, बारिशों ने तबाही मचाई, तारीख की सबसे बड़ी तबाही हुई। इंटीरियर सिंध नहीं गए, कराची सबसे ज्यादा डूब गया, मैं ऐसे कहूं। इमरान खान साहब, मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, सिर्फ गवर्नर हाउस आए, अपने हल्के जहां से जीते वहीं भी नहीं गए, विजिट नहीं किया, सब कुछ को नहीं जी। क्या वजह थी? एक सेकंड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक तरफ आप रखें, लॉकडाउन लगाना था तो सिंध गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट की रजामंदी की जरूरत नहीं थी। 18th अमेंडमेंट थी, 18वीं तरमीम थी, सूबाई खुद मुख्तियारी थी। लेकिन जब बारिशों के वक्त, जब काम को बारिशों के वक्त काम करने का टाइम था, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत थी। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को सिंध में भी आना चाहिए था, इंटीरियर सिंध में भी जाना चाहिए था। लेकिन मुझे पता यहां पे फिर 18th अमेंडमेंट कहां गई, सूबाई खुद मुख्तियारी कहां गई, या ये सिर्फ वजीर आला खुद मुख्तियारी है? फंड रिलीज करने के वक्त 18वीं तरमीम आ जाती है, काम करने के वक्त फिर फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाए। लेकिन उसके बावजूद इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए और सिंध को, खास करके इंटीरियर सिंध को और क्यों नजरअंदाज हो रहा है? क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों संजीदगी नहीं है मखदूम साहब? देखें, एक चीज पे तो हम बात नहीं कर रहे ना। अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट को साइड में रखें, पिछले 5 साल की PMLN की फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने कौन सा सिंध को पेरिस बना दिया? मोटरवेज तक नहीं बन पा रहे। मुझे आप बताएं, अभी तक सक्खर से हैदराबाद वाला मोटरवे क्यों नहीं बन रहा? इंप्लीमेंट हो जाए, बाकी सारे फंड्स भी रिलीज हो गए, काम भी हो गया। अब क्या मैं कहूं, बदकिस्मती है हमारे सूबे की। अब तो कराची की भी आप हालत देखें, आप इंक्लूडिंग अब डिफेंस की हालत देखें, आप कराची के बाकी, चलो बाहर तो करप्शन थी, डिफेंस में किसने करप्शन? में भी करप्शन है। डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी करप्शन में मुलविस है, आप देख लें। मैडम क्या कहेंगी? 162 अरब रुपए का 2019 में ऐलान हुआ था, कराची में कहीं 162 अरब रुपए आपको नजर आए? 1100 अरब रुपए का अब ऐलान हुआ है, कहां आपको नजर लगेंगे?
नजर आएंगे। मैंने तो पूछा था 162 रुपए ही दे देते कराची वालों को, उसमें ही खुश हो सकता है। 162 अरब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा इस पे 1100 अरब पे मैं मेम्स भी देखी थी। सोशल मीडिया आजकल हमारा ना बहुत ज्यादा जो है ना वो लोगों को एक्सपोज कर देता है और उनको बिल्कुल उनकी जो सारी चीजें होती है ना वो खोल के रख देता है, जो हकीकत होती है। तो वो 1100 अरब पे एक बड़ा अच्छा एक मेम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है, वो मैं देख के बड़ा मुझे वो हो रहा था कि कराची वालों की बेचारों की ये बेबसी है और उनकी मैंडेट मिला इतना बड़ा, इनको मैंडेट दिया है। आप देखिए ना, जब हम जाते हैं इस्लामाबाद या जब हम जाते हैं पंजाब तो महरूमियां नजर आती हैं कराची वालों को। कराची तो पाल रहा है उनको। कराची उससे बेहतर था। मैं आपको बताऊं, अगर आज से आप पीछे चले जाए बैक इन 80s एंड 70s, इवेंचुअली इन दी अर्ली 90s की बात करें तो कराची बहुत बेहतर था। जो ये हाल हुआ है कराची का, जो ये हाल हुआ है इस वक्त इनका, उसमें अल्टीमेटली देखिए यहाँ की गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा हाथ है। एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसे अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्सिबल है तो डेफिनेट सी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने 13 साल की अपनी हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, आप पानी की बात कर लें, आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो सारे डिपार्टमेंट आते हैं उसकी बात कर लें, हर चीज हर इदारा तबाह बर्बाद है। आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर का रवैया देख लिया, पहले दिन जब वो आता है तो किस तरह से बात करता है कि सारे सहाफियों को लताड़ने लग जाता है जैसे कि वो कहीं का किंगडम का बादशाह है, थ्रोन उसको मिल गया और उसने जो है वो, तो ये फ्लॉज, लॉट ऑफ फ्लॉज। और जहां तक 1100 अरब की बात है, मैंने पहले दिन अपने प्रोग्राम में कहा था 1100 अरब का तो पूरा बजट नहीं है, मतलब फेडरल का, तो कराची को कहां से मिला जाएगा? ठीक है, अब उसमें देखें, उसमें देयर आर 3 थिंग्स, ठीक है, जिसपे असद उमर साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा, ठीक है, जो आपने खुद देखा और हमने। उसमें ये कि देखिए सिंध गवर्नमेंट ने भी जो पैसा देना है और सारी चीजें करनी है, ठीक है, और फिर वो बहरिया टाउन वाला पैसा है एंड लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें भी बिटवीन में बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको देखते हुए अब 1100 अरब ये जो पैसे खर्च होने हैं, सारी चीजें होनी है, उसमें सिर्फ सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि अभी तक वफाक और सिंध गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं नजर आती। दोनों एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। इधर से मुर्तजा वहाब साहब बातें करते हैं तो उधर से फिर उनके स्पोक पर्सन बातें कर रहे होते हैं। अब अगर आपने कराची में वाकई डिलीवर करना है तो फिर आपको एक पेज पर आना पड़ेगा और हकीकतन ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें असद उमर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर कराची में डिलीवर हमने नहीं किया तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों को जूते पड़ेंगे। ठीक है सर, रेस्पॉन्ड करेंगे। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो 4-5 चीज़ें जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी, नंबर 1, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से इमरान खान साहब की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत का सबसे बड़ा जो कारनामा ये है कि हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। क्योंकि जब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब हम आए थे तो क्या हालात थे सबको पता है। दूसरा, हमारी फॉरेन पॉलिसी कि आज हम जो है पाकिस्तान, शीरी मदारी ने बता दिया थी आपकी फॉरेन पॉलिसी। देखिए, मैं आपको फॉरेन पॉलिसी पे ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ क्या करते हैं। देखें कि आज का जो पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में गया है। तीसरा, पाकिस्तान की तारीख का जो कोरोना में जो सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो मोर देन $1 बिलियन 163 अरब रुपए जो बांटे गए, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जो एक ट्रांसपेरेंट वे में गया। और इसमें 32% जो है वो सिंध की आवाम को दिया गया। इतना शफाफ तरीके से लोगों में वो 12,000 रुपए दिए गए। और अगर ये वो पैसे ना दिए जाते तो शायद हम देख रहे होते कि यहाँ पे राइट्स होते। और मैं आपको ये रिदा की मैं बात करता रहूँ कि हमने कराची को ओन किया है और ये कह रही है कि 1100 अरब रुपए का बजट तो उसमें भी नहीं है। इसमें है ना ग्रांट्स हैं, इसमें एड्स हैं, लोन्स हैं, पूरा PSDP की रीएलोकेशन है, इसमें CPEC के मंसूबे हैं। पूरी डिटेल जो है एक बार में कई मरतबा मीडिया में बता दी गई है। और हमने कल भी अनाउंस किया है जो K4 का जो 96 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो वफाकी हुकूमत करेगी। तो इसमें डिवाइड किया है। बहुत शुरू में भी है ना सब लोगों, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। बिलाल अहमद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ 4-5 चीजें रटी हुई हैं वो बता दी। मखदूम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, रिदा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करे इस मुल्क की बेहतरी हो, इस शहर की बेहतरी हो, सिंध की बेहतरी हो, पूरे मुल्क की बेहतरी हो। 2 साल के अंदर अवाम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। APC होने जा रही है, क्या फैसले होते हैं और क्या होने जा रहा है, उनका जमहूरी हक है, वो जरूर करें, APC करें, एहतजाज करें, मार्च करें, उनका जमहूरी हक है, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने किया था। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।